अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पाकिस्तान करंट नोटिफिकेशंस में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने पंजाब पुलिस के पास्ट पेपर की तैयारी शुरू की हुई है और उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें आपके पास IQ की 15 MCQs होंगी। बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आज हम वो करने वाले हैं। तो आइए वक्त को बगैर ज़ाया किए हम अपनी आज की MCQs स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने जो पंजाब पुलिस पास्ट पेपर है उसका कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का पार्ट नंबर 3 आपके सामने नज़र आ रहा है। तो आज हम पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। पिछले जो 2 पार्ट हम कर चुके हैं उसमें हमने 30 MCQs कंप्लीट किए थे। आज हम 31 से MCQs स्टार्ट करते हैं। तो पहली MCQs है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ये देखें, नीचे आपके पास ये सीरीज दी गई है। इसमें आपने जो रॉन्ग टर्म है वो ढूंढनी है कि कौन सी है। तो ये सारा आपका IQ लेवल होगा। ये 15 के 15 जो MCQs हैं इसमें आपके IQ लेवल का पता किया जाएगा। तो इसे आज हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है इसमें। तो ये देखें, मैं आपको ये समझा देता हूँ ये किस तरह उन्होंने सॉल्व किया है। पहले उन्होंने किया है कि 1 + 1 = 2। ठीक है, आगे 1 के आगे 2 है। फिर 2 + 2 किया = 4। ठीक है, इस तरह किया है। फिर 4 + 4 = 8। फिर 8 + 8 = 16। फिर 16 + 16 फिर 32। 32 + 32 64। आगे 64 + 64 करें तो 128 आता है, लेकिन आगे आपके पास 96 आ रहा है। तो ये 96 आपकी जो होगी वो रॉन्ग टर्म होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 96 होगा। ठीक है, ये आपके पास राइट आंसर है 96। उसके बाद नंबर 2 जो 32 MCQs है, ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। ये जो 31 है 32 है, इसकी जो मिलती जुलती MCQs है ये लाजमी तौर पे आती हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ी गौर से समझनी है। तो 32 MCQs में कह रहा है इफ़ फ्रेगरेंस इज़ रिटन एज हाउ कैन इम्पोजिंग बी रिटन। कि वो कह रहा है कि अगर हम फ्रेगरेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं SBHSBODFG में, तो इम्पोजिंग को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, आपने थोड़ा केयरफुली समझना है क्योंकि इस तरह की MCQs काफ़ी आती रहती हैं। पंजाब पुलिस के अलावा आप कोई भी टेस्ट देते हैं जिसमें इंटेलिजेंस की MCQs ऐड हो तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेगरेंस को इस फॉर्म में उन्होंने कैसे लिखा है इस फॉर्म में। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है फ्रेगरेंस। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म में उन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये F है, F के बाद G आता है। G को उन्होंने लिख लिया है एंड पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद R के फ्रेगरेंस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास R के बाद है S आएगा। ABC तो आती होगी ना आपको। A के बाद B, फिर आगे G है, G के बाद H आएगा। फिर आगे R है, R के बाद S आएगा। फिर आगे A है, A के बाद B आएगा। फिर आपके पास आगे N है, N के बाद O आएगा। उसके बाद C है, C के बाद D आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास F है, F के बाद E आएगा। ठीक है, इस तरह उन्होंने इस फॉर्म को लिखा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूँ, F के बाद G आता है तो यहाँ पे जगह नहीं है तो उन्होंने एंड पे लिख दिया G को। R के बाद S आता है, A के बाद B आएगा, G के बाद H आएगा, R के बाद S आएगा, A के बाद B, N के बाद O और C के बाद D।
और ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इम्पोजिंग को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल उसी तरह करना है, सेम जैसे मैंने आपको ये नीचे करके दिया है, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। आई के बाद दोस्तों आपके पास आता है जे। जे को आपने लिख लेना है एंड पे। उसके बाद एम के बाद एन आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ओ के बाद पी आएगा, एस के बाद आपके पास टी आएगा, आई के बाद जे आएगा, एन के बाद ओ आएगा और जी के बाद एच आएगा। तो ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ये हम देख लेते हैं कि कौन सा है, एन क्यू पी टी जे ओ एच जे। ठीक है, तो ये वाला जो डी ऑप्शन है आपका, एन क्यू पी टी जे ओ एच जे, ये आपका है राइट आंसर। उम्मीद है आपको जो 31 32 MCQs हैं इसकी आपको समझ आ गई होगी। 33 है वो थोड़ा धुंधला था, इसलिए मैं यहाँ पे राइट नहीं कर पाया, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। तो 34 MCQs है। 34 में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। नंबर 1 पे गोल्ड है, आयरन है, सैंड है, प्लाटिनियम है, डायमंड है। इसमें आपने किस चीज़ को देखना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ बनती है, फिर कौन सी बनती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें बनती हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले सैंड है, सैंड से आयरन बनता है। ठीक है, आयरन से गोल्ड बनता है और गोल्ड से डायमंड बनता है, डायमंड से प्लाटिनियम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सैंड है, सैंड नंबर 3 पे है। उसके बाद आयरन नंबर 2 पे है, गोल्ड नंबर 1 पे है, डायमंड नंबर 5 पे है और प्लाटिनियम 4 पे है। तो ये जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा आपने अपना थोड़ा ब्रेन यूज़ करना है यहाँ पे। ये आपका IQ लेवल है, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली MCQ समझने की ज़रूरत है। ये देखें, ये थोड़ा मुश्किल भी है, कन्फ्यूजन वाला MCQs है। 35 के इन द फॉलोइंग सीरीज, नीचे सीरीज दी हुई है। वो कह रहा है कि हाउ मैनी M आर प्रीसीडेड बाय N एंड फॉलोड बाय M। कि वो कह रहा है कि हाउ मैनी M आर प्रीसीडेड बाय N, कि M के पहले कितने, M के बाद जो N है और M के बाद M आएगा वो इसमें सीरीज में कितने हैं। तो फिर समझना आपने कि इस सीरीज में वो कह रहा है कि M से पहले N और M के बाद M कितने बार आया हुआ है। तो ये देखें, ये पहले हम 3 देखते हैं। ये देखें, N से पहले M है और N के बाद M है। हमने देखना है कि M से पहले N हो और M से बाद M हो। तो मैं आपको राइट आंसर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक ये है, ये देखें M से पहले आपके पास N है और M के बाद भी N है। ठीक है, एक आपके पास ये हो गया। उसके बाद ये देखें, एक ये है आपके पास, ये देखें M के पहले N है और M के बाद M है, 2 हो गए। और ये आपके पास तीसरा है। ठीक है, तो 3 बार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा। C इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 36 भी आपने इसी सीरीज को फॉलो करना है कि हाउ मैनी M's आर प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय M, कि M के पहले भी M हो और M के बाद भी M हो। मतलब आपने 3 MM ढूंढने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। ये देखें, एक बार ये राइट किया हुआ है M और एक बार ये देखें एंड पे राइट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो 2 होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 36 MCQs। ठीक है, उसके बाद 37 फिगर वाला था, तो वो यहाँ पे लिखना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो भी स्किप कर दिया है। तो 38 देखते हैं। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, आपने थोड़ा केयरफुली समझना है, इसे बिल्कुल आपको समझाऊंगा मैं। वो कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर ब्रदर्स, कि A और B आपस में भाई हैं। C इज़ द सिस्टर ऑफ A, जो C है वो A की बहन है, A की सिस्टर है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। जो C है
वो ए की सिस्टर है। डी इज़ द बिरादर ऑफ ई, ये एक नई बात है, ए बी सी की बात ख़त्म हो गई है, वो आपने याद कर ले। फिर डी इज़ द बिरादर ऑफ ए, डी जो है वो ई का भाई है। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, जो ई है वो बी की डॉटर है। तो ये जो डी और ई हुए आपस में बहन भाई हुए, समझ आ गई आपको। डी है ई का भाई है और जो ई है वो बी की बेटी है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों बहन भाई हो गए। तो हु इज़ द अंकल ऑफ डी, तो डी का जो आपके पास अंकल होगा वो ए होगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में भाई हैं और जो बी है वो डी का फादर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से आपने वो एमसीक्यू ढूंढनी है जो इन तीनों में से मुख्तलिफ होगी। ये चार आपके पास हैं, इनमें से तीन सेम होंगी और एक आपके पास मुख्तलिफ होगी। तो आपने इसे किस तरह देखना है, आपने इनको आपस में ऐड कर लेना है। तो पहली ऐड करते हैं 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, ठीक है। नंबर बी को अब करते हैं 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, तो ये दोनों सेम हो गए। नंबर सी पे चलते हैं 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, तो ये उससे मुख्तलिफ है। डी भी देख लेते हैं 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, तो ये देखें ए बी और डी आपस में सेम है और सी इनसे अपोजिट है, तो सी इसका है वो राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आईक्यू लेवल की एमसीक्यू समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई नहीं आते तो आप नीचे कमेंट में एमसीक्यूज नंबर लिख दें, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे थोड़ा गाइड कर दूँगा। तो 40 पे चलते हैं। फाइंड आउट द राइट लेटर फॉर द क्वेश्चन मार्क, ये आपने बिल्कुल लाजमी तौर पर समझना है कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें पहले आ रहा है AMBNEI, तो पहले आपने लेना है ए और एम आ रहा है, फिर बी और एन आ रहा है, ठीक है। ये आपने 4 ले लेने। ये देखें ए है, इधर बी है, ये सेकंड पे एम है, इधर सेकंड पे एन है। ये आपने 2 लेने हैं, फिर आपने ये 2 लेने हैं, ठीक है। ये इधर भी फर्स्ट ए आ रहा है और इधर बी आ रहा है, ए बी, सेकंड एम है, इधर एन है। फिर आपने आगे आना है ई आई और एफ जे लेना है। ई फर्स्ट पे है, इधर ई के बाद एफ है, तो इधर फर्स्ट भी एफ है, तो इधर सेकंड आई है, तो इधर जे है, ठीक है। उसी तरह आपने फिर आगे उसी तरह करना है। ये देखिए सी के बाद डी है, ओ के बाद पी है, तो इसके बाद जो आगे आपका जी के बाद एच आना चाहिए और के के बाद एल आना चाहिए। तो ये आपका जो है डी राइट आंसर होगा, एच और एल, ठीक है। ये इज द राइट आंसर। और 41 पे चलते हैं। डॉग इज टू पप्पी एज कैट इज टू, कि डॉग का जो नेम है वो पप्पी है और जो कैट है उसका क्या होगा, तो जो ये सी है, सी इसका राइट आंसर होगा, किटन है, क्यों कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 42 एमसीक्यूज है ये बहुत कन्फ्यूजन वाली है, इसे आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली के साथ समझना है कि क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज के इस खसूस लैंग्वेज में पो की टॉप में मीन्स इसका मतलब है उज़्मा इज़ प्लेइंग कार्ड्स। पो की टॉप में मीन्स उज़्मा इज़ प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद क्या रहा है कोप जा की माँ मीन्स आशा इज़ प्लेइंग टेनिस। उसके बाद की टॉप सोप हु मीन्स दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एंड पो सोर कोप मीन्स कार्ड्स एंड टेनिस। विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स आशा, कि इस लैंग्वेज में आपने ढूंढना है कि
जो ऐशा है वो कौन सा लफ्ज़ है, कि कौन सा लफ्ज़ ऐशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने सारे को छोड़ देना, आपने सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि इस फिक्रा में सिर्फ ऐशा आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि क्या ये सब फिक्रों में है। तो ये देखें पहले में है तो आप इसे छोड़ दें। उसके बाद सी देखें, कोप पहले में नहीं है, ऐशा वाले फिक्रे में है, इसमें भी नहीं है, आगे नहीं है, तो इसे आप थोड़ा पेंडिंग में रखें। तो इसके बाद मैं पहले फिक्रे में आ गए, इसे छोड़ दें। उसके बाद जा दूसरे फिक्रे में है। उसके बाद ये देखें जो कोप और ये जा है, ये जा जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कोप होगा, क्योंकि जो जा है वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। तो जा जो है वो ऐशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 43 पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपने अपोजिट वर्ड यूज़ करना है। 3 आपके पास सेम है और चौथा जो अपोजिट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये कलर्स हैं, येलो, ए है येलो, बी रेड है, सी ग्रीन है और डी गोल्ड है। तो फ्रेंड्स ये जो तीन हैं ये कलर्स हैं और गोल्ड कलर नहीं है। तो गोल्ड इन तीनों से अपोजिट है, तो जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद अब अगली MCQs है 44, विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। ये 44 MCQs आपने खुद करनी हैं। अगर आपको नहीं आती या आप नहीं समझ सकते तो आपने फिर मुझे बताना है, मैं कमेंट में इसका सलूशन आपको दे दूँगा। लेकिन आपको राइट आंसर बता दूँ, इसका राइट आंसर QOL आएगा, जो इसकी नेक्स्ट सीरीज होगी। ये आपने खुद करना है। तो 45 पे चलते हैं। Which of the following is same as flood, fire and cyclone? अब आपने जो इन तीनों से मिलता जुलता MCQs होगा वो आपने ढूंढना है। वो आप किस तरह ढूंढेंगे? तो पहला है फ्लड, फिर फायर, फिर साइक्लोन। तो सैलाब है, सैलाब अगर आ जाए तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है। अगर कहीं आग लग जाए तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ये साइक्लोन है, इसे हम दूसरा लफ्ज़ में सुनामी कहते हैं। वो आ जाए तो इस बड़े पैमाने पर तबाही होती है। तो अब इन चारों में से आपने वो चीज़ देखनी है जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। तो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट पे भी नहीं होती, रेन भी नहीं है, अर्थक्वेक, हाँ सी जो है वो इसका आपके पास राइट आंसर होगा, क्योंकि अर्थक्वेक का मतलब है जलजला। तो इससे बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी IQ लेवल की आज की जो टोटल 45 तक MCQs हैं ये आज हमने सॉल्व की हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो आपने लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।